1, 2, 3, 4, 5 रेडी स्टार्ट। महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के अंदर उपस्थित हैं। वे बीच बीच में इस प्रकार के मनोविनोद, हास्य, परिहास से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या महिलाओं के बारे में वे संकुचित और विकृत दृष्टिकोण रखते हैं? इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संक्षेप में मुझे मेरी बात कह लेने दें और अपनी बात को समाप्त कर लेने दें। आपस में आप लोग बाहर लॉबी में एक दूसरे को चुटकुले सुनाकर हंस सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही थी, आज भी समाज में हम इस बात को देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर शारीरिक तुलना की बात छोड़ दी जाए, जहां तक शरीर की बात है, शरीर की दृष्टि से जो शक्तिशाली होगा वह शक्तिशाली माना जाएगा। लेकिन यह पशुओं की दुनिया में होता है, यह मनुष्यों की दुनिया में नहीं होता है। मनुष्यों की दुनिया में जो बुद्धि और भावना से ताकतवर होता है वही ताकतवर होगा, और यह बात महिलाओं में देखी जा सकती है। मान लीजिए किसी का पति गुजर जाए तो आप विधवा महिला को बहुत शक्ति के साथ अपना निर्वाह करते हुए देख सकते हैं। लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद पतियों की क्या हालत होती है वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह बहुत सारे लोगों को मालूम है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे दवाई घर में सिर दर्द, कैंसर और बुखार आदि की दवाई दी जाती है, लेकिन दवाई बेचने वाले के लिए यह जरूरी नहीं होता कि उसने स्वयं भी उन बीमारियों को भुगता हो। इसकी उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपके सामने उल्लेख कर रही थी कि इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वे अपनी शक्ति का अनुभव करें, जो शक्ति उनके अंदर निहित है। आप लोग यह मानते हैं कि इस विधेयक के आने के बाद भी महिलाओं को तब तक लाभ नहीं होगा जब तक गांवों में रहने वाली अनपढ़ महिलाओं को, जिनको यह जानकारी भी नहीं हो पाएगी कि हमारे बारे में भी इस तरह का कोई विधेयक संसद में लाया गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस विधेयक का प्रचार किया जाए। महोदय, देश में भावनात्मक एकता की परिकल्पना की जाती है। उसके संबंध में बहुत कुछ कहा भी जाता है। कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो भावनात्मक एकता की कड़ियों को मजबूत करने के काम में लगी हुई हैं? ऐसी कौन सी भावना है जो सबको एक सूत्र में बांधकर रखती है? क्या यह काम आर्थिक विकास के माध्यम से या सामाजिक न्याय की स्थापना से या फिर सद्भावना दिवस के मनाने से पूरा हो जाएगा, या फिर अंग्रेजी भाषा यह काम करने में समर्थ हो जाएगी? आर्थिक विकास से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक न्याय से असमानता समाप्त हो जाएगी। अंग्रेजी भी यह काम
ना कर सकेगी, इसलिए कि इसका जन्म इस धरती की कोख से नहीं हुआ। भावनात्मक एकता की कड़ियों को मजबूत करने का काम हिंदी ही कर सकती है। आज हिंदी जनभाषा बन चुकी है और उसकी जड़ें जनमानस की भावनाओं तक पहुंच चुकी है। इन्हीं भावनाओं की एकता ही भावनात्मक एकता है। ऐसी बात नहीं कि आज भावनात्मक एकता नहीं है, वह है, और आवश्यकता इस बात की है कि उसे अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। इस दायित्व को पूरा करने में हिंदी सेवी संस्थाओं की अमर देन रही है। स्वतंत्रता के बाद देश में बदलाव आया। बदली हुई परिस्थितियों में हिंदी सेवी संस्थाओं का दायित्व और भी बढ़ गया। आज कई एक राज्यों में हिंदी को सरकारी पाठ्यक्रम में स्थान मिल चुका है, पर कुछ राज्यों में अभी भी हिंदी शिक्षा का विषय नहीं है। अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी को तृतीय स्थान प्राप्त है, पर अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी के पढ़ाई के घंटे कम होते हैं। कुछ राज्यों में हिंदी बोर्ड की परीक्षा का विषय नहीं है और कुछ राज्यों में केवल कम से कम 20 अंक ले लेना पर्याप्त हो जाता है। अतः हिंदी को द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त होते हुए भी उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की समुचित व्यवस्था है, पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती है। अतएव आज विभिन्न हिंदी सेवी संस्थाओं की परीक्षाओं में लाखों की संख्या में परीक्षार्थी भाग लेते हैं। इन संस्थाओं के स्नातक भाषा और ज्ञान में विश्वविद्यालयों के स्नातकों से कम नहीं होते। अतः आज हिंदी सेवी संस्थाएं इस अभाव की पूर्ति करती हैं। वे उनकी पूर्ति